अभी मैंने आपको समझाया था बेटा बॉयल लॉ, गैस लॉज की हम बात कर रहे थे, इन विच द फर्स्ट लॉ इज बॉयल लॉ. According to Boyle law, at constant temperature, the volume of the gas is inversely proportional to its pressure. यानी कि यदि आप वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो प्रेशर घट जाएगा, अगर वॉल्यूम डबल होगा तो प्रेशर हाफ रह जाएगा. समझ रहे हैं ना? इट इज क्लियर ना? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घट जाएगी. अगर वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर घट जाएगा, प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घट जाएगा. मीन्स बोथ आर द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. अभी मैंने आपको वेरीफाई करके भी दिखाया था ये, तो हम कह सकते हैं पीवी इज इक्वल टू, इस कांस्टेंट को हम एक के थ्रू हटा सकते हैं. तो पीवी इज इक्वल टू के and P1 V1 is equal to P2 V2 if we take initial pressure and volume and final pressure and volume. ठीक है, तो हमने इस तरीके से समझ लिया ये. अब हम क्या करते हैं, इस गैस लॉज को यानी कि बॉयल लॉ को वेरीफाई करते हैं बाय द प्लॉटिंग कर्व इन प्लॉटिंग. तो क्या होता है कि ऐसे इस तरीके के कर्व एक नंबर में बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं. वो आपसे इस तरीके से पूछेगा कि मैंने यहाँ पर 3 कर्व प्लॉट किए हुए हैं और बॉयल लॉ को क्या किया हुआ है, प्रूफ किया हुआ है. P वर्सेस 1/V, यहाँ पर मैंने 1/V और P के बीच में यानी कि वॉल्यूम को मैंने जस्ट हाफ कर रखा है और प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में मैंने क्या किया हुआ है, ग्राफ प्लॉट किया हुआ है. तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलती है. ये आपको थोड़ा माइंड में सेट करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा बेटा, क्योंकि ग्राफ आपको रखने पड़ेंगे याद. वो आपसे ऐसा पूछेगा कि P वर्सेस 1/V के बीच में हम ग्राफ खींचे तो हमें किस तरीके की लाइन ऑब्टेन होगी. अगर हम PV वर्सेस P, PV और P के बीच में ग्राफ खींचे तो हमें एक्स एक्सिस के थ्रू, जैसे एक्स एक्सिस होता है वैसे हमें T1 और T2 का ग्राफ मिलता है. यानी कि जो लाइन मिलेगी ये इस तरीके से ना जाके फिर इस तरीके से हो जाएगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी. और जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ही ये वैल्यू भी बढ़ती जाएगी. यानी कि हम कह सकते हैं T2 इज ग्रेटर देन T1. यू नो वेरी वेल कि टेम्परेचर जो होता है, जितना ज्यादा टेम्परेचर T2, T3, T4 बढ़ाते जाएंगे उतना ही उसी की वैल्यू बढ़ ज्यादा होती है, T1 से हमेशा ज्यादा होती है. तो अगर हम ग्राफ देखें तो PV वर्सेस P में ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाता है. और यदि हम P और V के बीच में ग्राफ खींचे, यहाँ पर मैंने 1/V लिया था, यहाँ P लिया था, तो स्ट्रेट लाइन थी इस तरीके से. और यहाँ मैंने V लिया है, 1/V नहीं लिया है, V और P लिया है, तो एक हाइपरबोल वाली इस तरीके से क्वाड्रेट लाइन आपको मिल जाएगी इस तरीके से. तो ये ग्राफ आप माइंड में रखेंगे. ठीक है, इस तरीके से आपको ग्राफ में माइंड रखना पड़ेगा. यदि हम क्या करते हैं बेटा, याद रखिए कि if we plot the graph between the P and V, then this graph is known as the isotherm. हम उस ग्राफ को क्या कहते हैं बेटा, आइसोथर्म कहते हैं. कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर यदि हम किसी भी गैस के प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हम उसको नाम देते हैं आइसोथर्म. ठीक है, जैसे जैसे कर्व की वैल्यू हायर होती जाएगी टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो कर्व भी हमारा बढ़ता हुआ चला जाएगा, हायर वैल्यू कर्व की आती चली जाएगी. ठीक है, तो हम कह सकते हैं यदि हम किसी भी गैस के वॉल्यूम को क्या करते हैं, डबल करते हैं, तो उसका प्रेशर हाफ ही रह जाता है. यदि प्रेशर को डबल करते हैं तो वॉल्यूम हाफ रह जाता है. इस तरीके से हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ. नाउ हम बात करेंगे बॉयल लॉ की सिग्निफिकेंस की. किसकी बात करेंगे बच्चों, सिग्निफिकेंस की. बॉयल लॉ का सिग्निफिकेंस क्या है. तो इस लॉ के थ्रू हमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या मिला कि गैसेज आर कंप्रेसिबल. गैस कैसी होती है, गैसेज हमारी कंप्रेसिबल होती हैं, गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं. मैम आपकी वीडियो पॉज हो गई है. पॉज हो गई है? कैसे पॉज हो गई बेटा, चल रही है बेटा वीडियो, पॉज नहीं हुई. तो हमारा क्या होता है कि जो सिग्निफिकेंस बॉयल लॉ का क्या है कि जो गैसेस होती हैं वो क्या होती है, कंप्रेसिबल होती हैं. और मोर इट इज कंप्रेस्ड, डेंसर इट इज बिकम.
जितनी ज्यादा गैस कंप्रेस होंगी उतनी ही डेंसिटी उनकी बढ़ती जाएगी। तो वी कैन से दैट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। तो आपको क्या देखना है, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। तो इस तरीके से बॉयल लो हमारा यहाँ तक चलेगा। और अगर हम प्लॉट करेंगे, आप ग्राफ बना लीजिएगा, मैं थोड़ा टाइम देती हूँ आपको, इनको जरा आप अपनी वर्ड में लिख लीजिएगा, प्लॉट कर लीजिएगा। सेकेंड लॉ ऑफ द गैस लॉज इज चार्ल्स लॉ। जैसे हमने बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था, तो हियर वी विल कीप द कांस्टेंट प्रेशर। अगर प्रेशर कहीं कांस्टेंट आपको लगता है तब आप चार्ल्स लॉ को अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बहुत सारे लॉज बताऊंगी, तो कोई ना कोई किसी लॉज का कोई कांस्टेंट, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट होगा जिससे आप पहचान पाएंगे कि यहाँ मुझे कौन सा लॉ अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपको लॉ अप्लाई करना है, तब आप प्रेशर कांस्टेंट कहीं देखेंगे तो आप लॉ अप्लाई करेंगे चार्ल्स लॉ। According to Charles law, at constant pressure, volume of the gas is directly proportional to its temperature. At constant pressure, the volume of any gas is directly proportional to its absolute temperature. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस कांस्टेंट को KT कर देंगे, यानी कि K इज इक्वल टू V अपॉन T। और हम अगर इनिशियल और फाइनल कंडीशंस की बात करते हैं, तो किसी भी गैस का इनिशियल जो वॉल्यूम है एट इनिशियल टेम्परेचर T1 एंड V1 और फाइनल volume of the gas is equal to V2 at final temperature, which one is T2. So then the values of V1, T1 को हमें apply कैसे करना है, so we can say V1 upon T1 is equal to V2 by T2. This is the Charles law, which one used in the numerical problems. तो आपको इस फॉर्मूले को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में यूज करना है। यहाँ पर हम देख पाएंगे, एक क्वेश्चन देखते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। यहाँ पर एक ऑन ए शिप सेलिंग पैसिफिक ओशियन वेयर टेम्परेचर इज 23.4, यानी कि T1 इज गिवन, एक क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पर 23.4 केल्विन आपको T1 दिया हुआ है किसी भी शिप सेलिंग का इन पैसिफिक ओशियन में, टेम्परेचर इज 23.4 डिग्री सेंटीग्रेड, और अ बलून इज फिल्ड विथ 2 लीटर एयर। तो V1 कितना दिया हुआ है आपको, 2 लीटर, ठीक है। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द बलून व्हेन द शिप रीचेज इंडियन ओशियन वेयर टेम्परेचर इज 26.1, यानी कि T2 आपको दिया है 26.1 डिग्री सेंटीग्रेड, और V2 आपसे पूछ रहा है कि जब शिप जो है वो पैसिफिक ओशियन से इंडियन ओशियन पे पहुंचेगा तो उसका जो टेम्परेचर है वो 26.1 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो बताइए उसका V2 कितना हो जाएगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा। तो वहां यहाँ पर आपको क्या करना है, चार्ल्स लॉ अप्लाई करना है, क्योंकि आपको V1 गिवन है, T1 गिवन है, V2 गिवन है, T2 गिवन है। आपको पता है चार्ल्स का फॉर्मूला V1 by T1 इक्वल टू V2 by T2 होता है। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेना है, यानी कि केल्विन में फर्स्टली यू विल चेंज द डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इनटू केल्विन टेम्परेचर। तो केल्विन के लिए आप T1 क्या रखेंगे बेटा, T1 इज इक्वल टू 23.4 प्लस 273, 0.16 भी कर सकते हैं, 0.16 से यानी कि जो फुल वैल्यूज होती है दैट वन 273.16 केल्विन होती है, लेकिन उससे थोड़ी सी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ी वो हो जाती हैं, कॉम्प्लिकेटिव हो जाती हैं, इसलिए हम 273 भी ले सकते हैं। तो इसमें हम 273 ऐड करेंगे तो कितनी वैल्यूज आएगी बोलिएगा,
23.4 प्लस 273 299.1 केल्विन। 293.4 केल्विन। 293, अभी आप सभी गलत बोल रहे मैम हैं। 299.1 केल्विन। बेटा 23.4 प्लस 273 मैम 299.1। ओके 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 मैम मैम 299.1। 296.4। 92 यानी कि 296.4 केल्विन। अब आपको T1 को हमेशा 296.4 केल्विन रखना है जब आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। लीटर में वॉल्यूम लीटर में ही होता है, इसको चेंज करने की यहाँ पर नो नीड। फिर T2 कितना है हमारे पास 26.1 प्लस 273, तो आप 273 में 26.1 ऐड कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा आपका 299.1 केल्विन। नाउ अब आप इन सारी वैल्यूज को उठाकर इस फॉर्मूले में रख दीजिए और कैलकुलेशन को कर लीजिए। तो V1 आपका है 2 अपॉन T1 आपका हो गया 296.4 इज इक्वल टू V2 आपको पता ही नहीं है, आपको निकालना है, और T2 हो गया आपका 299.1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो V2 इज इक्वल टू हो गया 2 इंटू 299.1 डिवाइड बाई कितना हो गया 296.4। आपको केमिस्ट्री में कैलकुलेशन पोर्शन को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अदरवाइज बेटा आपका जब तक आप पूरा आंसर नहीं लिखेंगे विद इट्स यूनिट तब तक आपको एक नंबर नहीं मिलेगा। यानी कि जब हम बोर्ड की तरफ चलते हैं, अगर हम उनकी मार्किंग स्कीम को देखें तो अगर कोई न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर रहे हैं और दैट न्यूमेरिकल इज अ 2 मार्क्स का है वो, तो आपको क्या करना है फॉर्मूला भी लिखना है, फिर सारी वैल्यूज जो आपको गिवन है वो लिखनी है, फिर आपको उसको सॉल्व करना है, आंसर देना है यूनिट के साथ, तभी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज जो चीज आपने स्किप की है उसके मार्क्स आपको कट हो जाएंगे आपके। तो आप न्यूमेरिकल पोर्शन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। कोई बच्चा अगर ऐसे छोड़ के आएगा कि V2 ऐसे ही लिख के आ गया, पूरा आंसर उसने नहीं दिया, तो हम भी उसके मार्क्स काट लेंगे। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 ही नंबर मिलेगा। तो इसलिए सॉल्व करिए और इसको क्या करेंगे आप पूरा आंसर लीटर में लेकर आएंगे जो कि आएगा 2.018 लीटर। इस तरीके से आप पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेगा। और ये समझिए आप कि आपका लगभग जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो 40% तो होता ही है, 30 to 40%। तो इसलिए आपको न्यूमेरिकल पोर्शन को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है बेटा, ठीक है, कहीं भी गड़बड़ नहीं करनी है, इसको फटाफट से कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम चार्ल्स लॉ इसको जो ये टेम्परेचर एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप भी कहते हैं इसको, चार्ल्स लॉ को टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा एक हम वो देखेंगे कि चार्ल्स लॉ जो है वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है, ठीक है ना, ऑन गैसेस इंडिपेंडेंटली टू इम्प्रूव अपॉन हॉट एयर बलून्स टेक्नोलॉजी। यानी कि इसका जो यूज है वो हॉट एयर बलून्स टेक्नोलॉजी में है। तभी मैंने आपको ये एग्जांपल भी दिया था कि हम चार्ल्स लॉ को अप्लाई करते हैं हॉट एयर बलून्स टेक्नोलॉजी के अंदर, जहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस चार्ल्स लॉ की बहुत गजब है, बहुत अच्छी है, ठीक है ना। और बहुत सारे इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट हमारे ये शो करते हैं दैट फॉर ए फिक्स्ड मास ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर हम वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है, और अगर हम वॉल्यूम ऑफ द गैस डिक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है, बिकॉज वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर कोरिलेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब एक थोड़ा सा जब हमने इन्वेस्टिगेशन किया कि अगर हम किसी गैस के वॉल्यूम को रेगुलर बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ रहा है, तो अगर हम देखें तो हमें एक जब हमने इस चीज को देखा एनालाइज किया तो हमें मिला दैट फॉर ईच डिग्री राइज द टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीज 1 अपॉन 273.15। यानी कि अगर आप किसी भी गैस का वॉल्यूम
1 डिग्री बढ़ाते हैं तो उसका वॉल्यूम 1/273.15 ओरिजिनल वॉल्यूम का इंक्रीज हो जाता है इतना पार्ट। क्लियर हो गया? यानी कि 1/273 पार्ट 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के साथ इंक्रीज होता है। इंक्रीज तो होना ही है क्योंकि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। अगर वॉल्यूम हम बढ़ा रहे हैं, वो टेम्परेचर हम थोड़ा सा 1 डिग्री इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम भी तो इंक्रीज होगा। तो किस रेशो में इंक्रीज होगा वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इट इज क्लियर? इट इज क्लियर? Yes, ma'am. तो यहाँ Yes, पर ma'am. तो क्लियर हो गया। तो हमने इस टेक्नोलॉजी को, चार्ल्स लो की जो टेक्नोलॉजी थी, इसको हॉट एयर बलून टेक्नोलॉजी में यूज किया और हमने एक सर्वे के थ्रू ये पाया कि अगर हम वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है। लेकिन बात ये एराइज हुई कि अगर हम टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाएं तो वॉल्यूम कितना बढ़ेगा? तो वॉल्यूम बढ़ेगा 1/273 पोर्शन, यानी कि किसी भी गैस का इतना स्मॉल पोर्शन 1 डिग्री के साथ इंक्रीज होता है। तो हम यहाँ पर किसी वॉल्यूम का, अगर किसी गैस का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम देखें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम भी 0 होगा बच्चों। हमने तो कुछ किया ही नहीं है, कोई इंक्रीजमेंट ही नहीं है। ओके, तो हमने फाइनल क्या ले लिया? वॉल्यूम टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर क्या लिया हमने? 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन। तो जो हमारा वॉल्यूम होगा वो कितना होगा बेटा? V0। तो T0 पर वॉल्यूम कितना हुआ? V0। और आफ्टर द हमने कितना बढ़ाया उसको? थोड़ा सा, यानी कि हमने यहाँ पे हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिख दें इसको, यानी कि जब कुछ भी हमने टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं किया तो देयर विल बी नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो गैस के वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं है। ठीक है, अब हमने क्या किया? थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाया और 0 से T डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? V। जितना T बढ़ेगा उसी रेशो से वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? इट इज क्लियर? इट इज क्लियर बच्चों? आगे बढ़ो भाई। जब तक हमने, मान लेते हैं दो कंडीशन है हमारे पास, एक इनिशियल एक आफ्टर, थोड़ा सा काम हमने कर दिया उसके बाद हम रिजल्ट देखते हैं कि क्या हुआ। तो इनिशियल कंडीशन पे टेम्परेचर में हमने कोई इंक्रीमेंट नहीं किया तो वॉल्यूम में भी कुछ नहीं बढ़ा। तो टेम्परेचर था 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो वॉल्यूम भी V0 ही रहा। और अगले हमने क्या करा? कुछ बढ़ा दिया, हमने वैल्यू नहीं लिखी, हमने कहा 0 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड ले आए तो वॉल्यूम भी VT के रेशो से बढ़ जाएगा। तो बेटा हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक हमारे पास डेरिवेशन टाइप का आ जाएगा, VT इज इक्वल टू V0 और फिर आगे क्या होता है? प्लस T/273 केल्विन, जो कि कितना बढ़ता है? 273.15 V0। यानी कि जब हम VT टेम्परेचर करते हैं, टेम्परेचर कुछ बढ़ाते हैं तो वो इनिशियल यानी कि V0 से कन्वर्ट हो जाता है T/273.15 V0 में। T का मतलब जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसी रेशो से बढ़ जाएगा वो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ? VT इज इक्वल टू, मैं V0 को कॉमन ले लो V0 1 प्लस, या क्या आ जाएगा आपका? 1 प्लस T/273.15। इट इज क्लियर? सबको क्लियर हो गया ये? बोलते जाइए बेटा। तो VT इज इक्वल टू V0 273.15 T/273.15। तो ये आपका एक निकल के आ गया पूरा